डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखो, हमने क्या किया था, कल न्यू चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी। चैप्टर का नेम है करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इसमें करेंसी की बात करेंगे और फाइनेंशियल सिस्टम की। ये है चैप्टर नंबर 17। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि करेंसी होती क्या है, तो करेंसी की डेफिनेशन डिफाइंस देखते हैं। तो करेंसी या फिर मनी, वट एवर पेमेंट वी मेक इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉल्ड एज अ करेंसी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पेमेंट जो हम किसी सामान को, गुड्स को या फिर सर्विसेज को सेल या फिर बोट करते हैं, उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब करेंसी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक स्रोत है, मीडियम है। बात हो गई समझ, आ गई बात समझ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि करेंसी की एग्जैक्ट डिफाइन जो आपको फेयर नोटबुक्स में नोट करनी है वो क्या है। करेंसी इज़ एन आइटम। करेंसी एक आइटम है जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट की गई है, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करने के लिए। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं, तो उसकी जो हम पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी आइटम से क्या करेंगे, कोई भी आइटम देंगे जो सभी लोगों ने ले रखी है, वो क्या होगी, करेंसी होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है, इंडियन करेंसी इज़ नोन एज इंडियन नेशनल रुपी। अब इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपी है। ठीक है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है। नेक्स्ट है, जो सिंबल है इंडियन रुपी का, वो किसने डिज़ाइन किया था, किसने बताया था कि हम इंडिया का आज से रुपी का ये सिंबल लेंगे, वो बताया था उदय कुमार ने। किन्होंने बताया था, उदय कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द करेंसी, मतलब करेंसी का ओरिजिन, करेंसी आई कैसे, बनी कैसे करेंसी। ठीक है, तो द टर्म मनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनेटा। तो ये जो टर्म है ना मनी, ये कहाँ से बनी है, मोनेटा वर्ड से, जो एक लैटिन वर्ड है। जो फर्स्ट करेंसी है वो कहाँ हुई थी, द फर्स्ट करेंसी मिंट ऑफ रोम। रोम की करेंसी जो है मिंट, वो कहाँ बनी थी, टेम्पल ऑफ गॉडेस मोनेटा। मोनेटा एक गॉडेस है, ठीक है, गॉड है हमारे, उनके मंदिर में ये जो रोम की करेंसी है ये बनी थी। इंडिया और चाइना ऐसी फर्स्ट कंट्रीज थी जिन्होंने पहली बार क्या इशू किए, कॉइन इशू किए। क्या इशू किए इंडिया और चाइना ने, कॉइन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इंडिया सिल्वर कॉइन्स वर इशू इन मौर्यन पीरियड। अब इंडिया में जो सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के सिक्के हैं, वो कब बने थे, मौर्यन पीरियड में, यानी कि गुप्त काल में। ठीक है, फिर पॉइंट आता है, फर्स्ट रुपी इन इंडिया वॉज इशू बाय शेर शाह सूरी। जो पहले जो रुपी है किसने इशू किया था इंडिया में, वो किया था शेर शाह सूरी ने। अब शेर शाह सूरी के बारे में आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि शेर शाह सूरी ने एक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड बनवाई थी। शेर शाह सूरी ने क्या बनवाई थी, जीटी रोड का भी निर्माण किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डीमोनेटाइजेशन। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये क्या है, तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी। मतलब आप सभी को ये बात याद होगी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। कब हुई थी, ये हुई थी 8 नवंबर 2016 में। कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, रात को 8 बजे।
ठीक है। इनके क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे और न्यू करेंसी लॉन्च हुई थी। तो देखो, ऑन 8 नवंबर 2016 द इंडियन प्राइम मिनिस्टर किन्होंने बंद किए थे, नरेंद्र जी मोदी ने। ठीक है, क्या किए थे, 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे। डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एंडिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेलिंग करेंसी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन होता है ख़त्म कर देना किसकी मान्यता, जो करंट में करेंसी चल रही है और उसे क्या कर देना, पावर से हटा देना, मतलब उसका यूज़ बंद कर देना और उसकी जो लीगल अथॉरिटी 500 और 1000 के नोट्स को यूज़ करना ख़त्म कर देना। यानी कि ऑफिशियली 500 और 1000 के नोट्स जैसे बैन हुए, वैसे एक ऐसी पर्टिकुलर करेंसी जो करंट में चल रही है उसका बैन कर देना और उसको सर्कुलेशन से हटा देना। बात क्लियर हुई कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। अब प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, बात करते हैं। स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई को क्या बोला जाता है, मदर्स ऑफ द ऑल बैंक, सभी बैंक्स की मदर बोला जाता है। सेंट्रल बैंक भी यही होता है। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एजुकेशन, अब आरबीआई ने ये प्लान स्टार्ट किया था फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। फाइनेंशियल यानी कि पैसों से संबंधित शिक्षा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक एंड कॉमन बैंक्स, ये क्या बताना चाह रहे थे इसमें, सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था इन्होंने और कॉमन बैंक्स। कॉमन बैंक्स कौन से होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होते हैं कमर्शियल बैंक या फिर कॉमन बैंक। ठीक है, इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये जो फाइनेंशियल यानी कि पैसों से रिलेटेड जो शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए आरबीआई ने बहुत से इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ करेंसी और मनी। डेवलपमेंट होना किसका, करेंसी का या फिर मनी का। अब 3 सिस्टम्स थे हमारे इंडिया में पहले। ठीक है, कौन से, बार्टर सिस्टम जो आज तक फॉलो किए गए हैं वो 3 सिस्टम थे। फर्स्ट था बार्टर सिस्टम, सेकंड जो सिस्टम था वो था मेटेलिक करेंसी। कौन सी करेंसी आई थी सेकंड नंबर पे, वो आई थी मेटेलिक करेंसी। और थर्ड नंबर पे जो करेंसी आई थी पेपर करेंसी, ये होगी पेपर करेंसी, ये होगी मेटेलिक करेंसी। और बार्टर सिस्टम में इस टाइप की जो गुड्स थी वो एक्सचेंज की जाती थी। बात क्लियर हुई, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बार्टर सिस्टम में देखो क्या था, बार्टर सिस्टम में एक पॉलिसी चलती थी, यानी कि गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था। ये आपको दिख रहा है कि टमाटोज दिए जा रहे हैं किसके बदले, वीट या फिर राइस के बदले। ठीक है, मतलब इस इकोनॉमी में क्या होता था कि अगर एक कोई पर्सन है उसे टोमेटो चाहिए और जो सेकंड पर्सन है उसे वीट या फिर राइस चाहिए, तो ये जो बोथ पीपल जो होंगे, बोथ पर्सन होंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कमोडिटीज़। इसे ही बोला जाता था बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसों का, कॉइन्स का, नोट यानी कि किसी भी टाइप की करेंसी का यूज़ नहीं होता था, सिर्फ कमोडिटी एक्सचेंज चलता था, यानी कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना। क्लियर हुआ बार्टर सिस्टम। ठीक है, फिर देखो कि ये बार्टर सिस्टम था क्या, इसकी डेफिनेशन, डिफाइंस वगैरह एग्जैक्ट बता रखी है हमें। इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज इन डायरेक्ट, मतलब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अब ये क्या था, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे, मतलब सीधा एक्सचेंज करते थे किसी भी मनी के बिना या फिर किसी भी करेंसी के बिना। अब क्या था कि इसमें क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना ज़रूरी था। मतलब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है क्या, इसकी बात करते हैं अभी अपने।
तो देखते हैं कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स है क्या। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बार्टर सिस्टम की, इसमें ही आएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। तो हम स्टार्टिंग से जो प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम की वो लेकर चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो क्या थी, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी ना वो क्या थी, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आती है डिफ़िकल्ट टू कैरिंग, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज है ना, दूर दूर तक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई मनी वगैरह भी नहीं करते थे। तो क्या है, ये जो गुड्स है ना वो कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी। फॉर एग्जांपल, सिंस गुड्स वर एक्सचेंज इन द बार्टर सिस्टम, सो it was difficult to carry them from one place to another place। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में प्रॉब्लम आती थी। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में वो थी प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग। सेकेंड प्रॉब्लम है डिफ़िकल्ट टू स्टोर। अब ये राइस और व्हीट को ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखना क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। थोड़ी ज़्यादा टाइम तक अगर हम इन्हें रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की वो थी स्टोर की प्रॉब्लम। थर्ड जो प्रॉब्लम अराइज होती थी वो होती थी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। अब देखो, अगर मुझे क्लोथ्स खरीदने हैं और सामने वाले पर्सन के पास क्या है, राइस है, तो क्लोथ्स तो हमेशा महंगे ही होते हैं ना राइस के। इसमें क्या है, दोनों पर्सन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अब क्लोथ्स वाले को तो और भी पैसे, यानी कि अगर करेंसी हो तो मनी और भी मिलेगी राइस के बदले। तो क्या होता था कि हम वैल्यू, यानी कि पता नहीं लग पाता था कि कितनी जो कौन सी कॉमोडिटी कितने की है, यानी कि किसी भी कॉमोडिटी की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होती थी, बस कॉमोडिटी एक्सचेंज चलता था। चाहे सामने वाले की कितनी भी बड़ी चीज़ हो, जो दूसरा पर्सन है वो बिना किसी पैसों से सिर्फ कॉमोडिटी से ही उस कॉमोडिटी को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। अब इसी से रिलेटेड जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ प्रॉब्लम है क्या? फोर्थ प्रॉब्लम है हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब पढ़ते हैं, In this situation, both party have to agree to exchange their goods, which was a difficult condition। अब दोनों जो पार्टीज़ होंगे, दोनों पर्सन होंगे ना आमने सामने वाले, उनको ज़रूरी होगा कि वो एक दूसरे का सामान ही लेना चाहते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं कि कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, बात करते हैं कोई एक पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी। अब जो पर्सन ए है ना उसे व्हीट चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है बी उसे क्या चाहिए, राइस, ठीक है। अब क्या है कि ए को क्या चाहिए, ए के पास व्हीट है और उसे क्या चाहिए, हॉर्स चाहिए। बी के पास क्या है, बी के पास राइस है और इसे काऊ चाहिए, ठीक है। अब ए के पास क्या है, व्हीट है, तो ए किससे क्या कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा, जो उसे व्हीट के बदले क्या दे दे, हॉर्स दे दे, ठीक है। तो अब उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना कि पूरे विलेज में वो ऐसा पर्सन कहाँ से ढूंढे कि जिस पर्सन के पास व्हीट हो और वो जो दूसरा सेकंड पर्सन हो वो ए वाले से क्या ले ले, उसका हॉर्स ले ले। बात क्लियर हुई कि देखो पर्सन्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम जैसे ए को जो चाहिए वो बी वाले के पास होना चाहिए और जो बी को चाहिए वो ए वाले पर्सन के पास होना चाहिए, तभी एक्सचेंज होगा। अगर दोनों के पास अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ें दोनों का चाहिए, ठीक है, तो ये कॉमोडिटी यानी कि कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। इसलिए करेंसी का आना ज़रूरी था ताकि बार्टर सिस्टम को, सीसी कॉमोडिटी को हम छोड़ सकें। बात क्लियर हुई। कल हम नेक्स्ट इसकी जो मेटेलिक करेंसी है इसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। इतना आप इसे रीड करें, ये बुक के ही नोट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव समझ आने के लिए मैं आपको नोट्स के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। अब बाकी लाइन टू लाइन रीड करो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।